Welcome to Tonight with Faria. PMLN, NAB पर बरहम. Let's take a look at the headlines tonight. मियां नवाज शरीफ पर अरबों डॉलर भारत भिजवाने के इल्जाम का मामला. वजीर आजम चेयरमैन नैब पर बरस पड़े. चेयरमैन नैब को पार्लियामेंट तलब करके तहकीकात करने का मुतालबा कर दिया. नैब के अरकान चेयरमैन को तलब करें, उनसे पूछे और रिपोर्ट बनाकर हाउस में पेश करें ताकि हक़ाइक़ जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम के सामने आ जाएं. असद उमर की तनकीद. नैब को दबाव में लाने की कोशिश करार दे दिया. नैब की तहकीकात पर हुकूमत इतनी परेशान क्यों है, पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर गौस खान नियाजी से, रहनुमा तहरीक इंसाफ इब्रारुल हक से और दिफाई तज्जियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ से. And a very warm welcome to the show. एक बार फिर नैब हुकूमत की जानिब से कड़ी तनकीद की जद में है. वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने चेयरमैन नैब को पार्लियामेंट में तलब करने का मुतालबा किया है. कल चेयरमैन नैब ने मुबैना तौर पर 4.9 अरब डॉलर की रकम मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भारत मुंतकिल करने से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स पर मियां नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात का हुक्म जारी किया था. यही बैकग्राउंड है जो आज सारे दिन की डेवलपमेंट हुई. इस भी पर हुकूमत खासी नाराज भी दिखाई देती रही. आज कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने इसे क़ब्ल वक्त इंतखाबात धांधली करार दे दिया है और ये भी कहा है कि कमेटी बनाकर चेयरमैन नैब को उसके सामने पेश होना चाहिए. लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर. ये बड़ा सीरियस मामला है. एक बड़ा सीरियस इल्जाम लगाया गया है किसी आम शख्सियत पर नहीं, मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म पर, और एक दुश्मन मुल्क में पैसे भेजने का इल्जाम है. इसको बड़ा जरूरी है ये हाउस इसको देखे और इनको तलब करे. और मैं तो ये कहूंगा कि जो मौजूदा हालात है इसमें ये प्री पोल रिगिंग के जुमरे में आता है. जब 2 महीने के अंदर हम इलेक्शन में जा रहे हैं और आज नैब का इदारा ये इल्जाम लगा रहा है कि इस मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म जो लीडर ऑफ द हाउस रहे हैं वो इंडिया पैसे और 4.9 अरब डॉलर भेज रहे हैं. तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, हम सब के लिए तशवीश की बात है. तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने वज़ीर आज़म की तनकीद पर हैरत का इजहार किया है. उन्होंने ये कहा है कि प्रेशराइज नहीं करना चाहिए इदारों को. लेट्स वॉच हिम. लेकिन वो रिपोर्ट जो है, जैसे खुद वजीर आजम साहब ने कहा, वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है. वो किसी पाकिस्तान के जर्द सहाफत के किसी इदारे की रिपोर्ट नहीं है. वो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है. उसमें गलती हो सकती है. और नैब क्या कर रहा है? नैब वो जिम्मेदारी अदा कर रहा है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को करनी चाहिए थी पहले दिन. जिस दिन ये रिपोर्ट मंजर आम पे आई थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, उनको वर्ल्ड बैंक को रुजू करना चाहिए था और वर्ल्ड बैंक से एक्सप्लेनेशन लेने के बाद उसके बाद कौम के सामने हकीकत रखनी चाहिए थी. इदारे अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू करें किसी भी बड़े काम की, चाहे उसमें कोई मेंबर इन्वॉल्व हो, बड़े से बड़ा मेंबर हो या ना भी इन्वॉल्व हो, अगर पार्लियामेंट उस इंक्वायरी को देख के उसकी आवाज दबाने के लिए खुद अपनी पावर यूज करके इंटरवीन करेगी, ये पाकिस्तान में इंसाफ का कत्ल होगा, ये एहतसाब का कत्ल होगा. हमारे ख्याल में ये इंतहाई खतरनाक प्रेसिडेंट है और हम इसको अपोज करेंगे. किसी सूरत में ये कमेटी नहीं बननी चाहिए. हम इसी पर बात करेंगे. सेनेटर साहब, ये एक तहकीक करना चाह रहा है नैब, उनको करने दें. इसके ऊपर इतना इतराज क्यों है? अगर गलत है तो पता चल जाएगा कि गलत है. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. देखो, हम नैब को पहले भी फेस कर रहे हैं. हमें कोई गैर जानबदाराना तहकीकात पे कोई इतराज़ नहीं है, शक करें. हम नैब से ये नहीं करें कि तहकीकात ना करें. ठीक. लेकिन एक चीज़, नैब के चेयरमैन की तरफ से तमाम अपने सवाडेट्स को बाईपास करके प्रेस में आना और वो भी गलत, तो ये मेरे ख्याल में जैसे वज़ीर आज़म ने कहा है ना, प्री पोल रिगिंग है.
प्री पोल रिगिंग ये है कि प्रेस में आ गई बात, प्रेस में आ गई, या ये कि सिर्फ नून लीग के खिलाफ आपको लग रहा है ऐसी चीज जिसको, और ये चीज आज की नहीं, 2016 में एक चीज शोशा छोड़ा गया था कि जी वज़ीर आज़म ने या इधर पाकिस्तान से इतने पैसे कहे 4.9 बिलियन, और फिर स्टेट बैंक उसको स्टेट दी थी कि इधर से कोई मनी ऐसी नहीं गई यार, पाकिस्तान से कोई इतनी ज्यादा मकदार में निकाले, इस तादाद में डॉलर निकाले नहीं गए और ना ही भेजे गए, ये मामला सेटल हो गया। लेकिन आपने अभी असद उमर साहब को सुना, वो ये कह रहे हैं कि एक रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की जो गलत हो सकती है, लेकिन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट उसको क्या है कि ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, गलत शायद हुए। हम नैब नहीं, हम आपको क्लैरिफाई कर लेते हैं। नैब ने जो आज क्लैरिफिकेशन दी है वो ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक की माइग्रेशन एंड रेमिटेंस फैक्ट बुक में 4.9 अरब डॉलर्स का ज़र मुबादला भारत मुंतकली का जिक्र है। मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मुबैना तौर पर शिकायत की जांच पड़ताल का फैसला किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ, इसहाक डार और साबिक गवर्नर स्टेट बैंक के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात नैब के दायरे इख्तियार में शामिल है। नैब शिकायत की जांच पड़ताल मुरवजा कानून के मुताबिक कर रहा है। नैब किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई पर यकीन नहीं रखता। देखो ये मेरे ख्याल में नैब अपने जो उसके डोमेन्स है, देखो हम एक पाकिस्तान एक ज़मानदार रियासत, एक आईन है, उसके तहत काम करते हैं। उसमें अगर आप ऐसे फैसले या ऐसे किसी को टारगेट बना, किसी शख्सियत को टारगेट बना के, जिसको स्टेट बैंक भी तहदीद कर चुका है, वर्ल्ड बैंक ने भी कर चुकी है, और अभी तहकीकात के बगैर प्रेस में आ जाना, मेरे ख्याल में इसको ये बहुत ही ज्यादती है। और वज़ीर आज़म ने हमारे साथ कमेटी की हिमायत करते हैं कि कमेटी बनाई जाए और नैब के चेयरमैन को वहाँ बुलाया जाए पार्लियामेंट में, ये प्रेशराइज करने वाली बात है। वज़ीर आज़म ने कहा है तो होनी चाहिए, इसका सद्देबाब होना चाहिए, क्यों बार बार हो रहा है ऐसी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। शाहिद लतीफ़ साहब, वर्ल्ड बैंक की जानिब से जो क्लैरिफिकेशन दी गई है उस पर भी एक नजर डालते हैं। वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि हमारी रिपोर्ट में कहीं पर भी मनी लॉन्ड्रिंग जिक्र नहीं है और ना ही इसमें किसी इंफरादी शख्सियत का जिक्र है। इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने मुल्कों के दरमियान बाहमी रकूम की तरसील का अंदाजा लगाया है, जिसको तय करने के लिए बैंक का अपना मखसूस तरीका अपनाया गया है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा ने भी इसके ऊपर एक बात की है, लेकिन लेट्स जस्ट कम टू दिस क्लैरिफिकेशन। क्या हम समझें कि शायद थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंसी दिखा रही है नैब अगेंस्ट PMLN, या ये बड़ा संजीदा कोई मामला है? देखिए, एक बात तो कंफर्म की है ना स्टेट बैंक में कि मुंतकली हुई है पैसों की। अब मुंतकली, और ये काफ़ी भारी रकम है, यानी तकरीबन 9.5 बिलियन की वो बात कर रहे हैं, मगर मुंतकली का ये मतलब तो नहीं कि किसी शख्स ने की है। 4.95 बिलियन हो गया तकरीबन। तो मुंतकली का ये मतलब तो नहीं कि आप किसी शख्स को टारगेट करें। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि नैब को चाहिए था कि इसके ऊपर वो अपनी पहले एक इंक्वायरी करते, और अगर इस इंक्वायरी में उन्हें नजर आता कि इसका सिलसिला इसहाक डार साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, जो हमारे नाअहल प्राइम मिनिस्टर हैं, और इसी तरह स्टेट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ कहीं मिलता है, उस वक्त जब ये हुए थे, तो मैं समझता हूँ कि फिर इस खबर का आना का जवाब था। मगर बगैर तहकीक किए हुए, बगैर इसकी इंक्वायरी किए हुए पहले एक नाम लिख देना और फिर कहना कि जी हमारे चूंकि ये दायरा कार में आता है, अब हम इसकी तफ्तीश करेंगे, मैं समझता हूं कि ये डेफेमेशन वाला मामला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। So, जब प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि ये जो प्री पोल रिगिंग है, तो आप एग्री कर रहे हैं? नहीं, मैं एग्री नहीं कर रहा कि ये प्री पोल रिगिंग है। इसमें नैब जो है उसको एक्सप्लेनेशन देना होगी कि उन्होंने किस बुनियाद पर ये इस तरह जो है वो खबर लगाई है। नैब की एक्सप्लेनेशन हर सूरत चाहिए होगी, मगर ये तो हमारी कयास आ रही है ना कि नैब को ये करना चाहिए था। मैं बिल्कुल कहता हूं कि उन्हें करना चाहिए था। एक बात तो तय है, स्टेट बैंक ने कह दिया कि पैसे गए हैं, मुंतकली हुई है, अब ये किसने की है, कैसे हुई है, तो नैब से इसका जवाब हमें चाहिए कि उन्होंने नाम भी ले दिया, उन्होंने होमवर्क क्यों नहीं किया। लेकिन जो नैब ने आज क्लैरिफिकेशन दी है उसमें वो कह रहे हैं हमने मीडिया रिपोर्ट की बेस पे ये बात कर ली। नैब क्योंकि तहकीकाती इदारा है, जैसे आपने भी कहा, कोई सुप्रीम कोर्ट तो है नहीं कि उन्हें सो मोटो ले लिया। सो उनको पहले तहकीक करके फिर उसको मीडिया में लीक करना चाहिए। बिल्कुल, मैं इस चीज से फिर एक्शन लेना चाहिए था कि कोई बात है भी कि नहीं। मैं इस चीज से इत्तफाक करता हूं कि नैब एक बहुत जिम्मेदार इदारा है, उनके पास बाकायदा तरीका-ए-कार है तहकीक करने का, उनके पास पूरी मशीनरी है ये काम करने के लिए। तो इतनी जल्दी क्या थी, ये सवाल तो है, मगर एक जिम्मेदार इदारा है, उन्हें भी इस बात की इजाजत मिलनी चाहिए
कि वो अपना जवाब दें कि उन्होंने ऐसी तेजी से काम क्यों किया, और खासकर जबकि एक भारी रकम और एक प्राइम मिनिस्टर जो है इस मुल्क के रह चुके हैं, उनके नाम पे आपने लगाई। आपके पास सबूत होना चाहिए था, मगर वो सबूत अगर नहीं है तो नैब का इदारा बाकायदा इसका जवाब दे। शायद साहब, मरीम नवाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहिबा ने भी एक ट्वीट की है। वो ये कह रही हैं कि मुझे लगता ये है कि $5 अरब कबूतरों के परों से कर इंडिया भिजवाए गए थे। सारे कबूतर नैब ने पकड़ लिए होंगे और एहतसाब अदालत में बतौर गवाह नवाज शरीफ के खिलाफ ये कबूतर पेश होंगे। लगता है कि अब की बार नवाज शरीफ के खिलाफ कबूतरों की गवाही वाला मामला बड़ा पक्का केस है। ऑब्वियसली वो इस तरफ इशारा कर रही हैं क्योंकि उनका नैरेटिव बार बार यही रहा है कि कोई बड़ा केस है नहीं, कोई सबूत अभी हमारे खिलाफ है नहीं नैब में, और हमें बिला वजह फंसाया जा रहा है। और इस तरह के अगर मामलात होंगे तो क्या इस बात को तक़वियत नहीं मिलेगी जो PMLN कह रही है, या नवाज शरीफ कह रहे हैं, या मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं? कर सकते हैं। जो पनामा का केस चल रहा है, मेहरबानी करें उसको इसके साथ हरगिज़ ना मिलाएं। वहाँ से तो बड़े अजीब अजीब बयानात, और हर रोज़ जो अदलिया और फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात आते हैं, ये खलाई मखलूक, तो वो फरिश्ते, तो नादीदा क़ुव्वतें, क्या उनमें कोई जस्टिफिकेशन है? क्या उसके पीछे कोई वज़न बनता है वो उस तरह की बातें करने का? यानी जब वहाँ से इस तरह के बयानात भी आ रहे हों तो लिहाजा मैं इस बयान को तो हरगिज़ कोई वज़न नहीं देता। जब मैंने कह दिया कि ये बात ठीक नहीं है, ये आइसोलेटेड केस है, इस आइसोलेटेड केस का सवाल पूछा जाना चाहिए, नैब के चेयरमैन को, नैब के इदारे को इसका जवाब देना चाहिए कि उन्होंने ये जल्दबाजी में इस तरह के फैसले तक पहुंचकर ये नाम कैसे उन्होंने शाया कर दिया, उन्होंने तहकीक क्यों नहीं की। जैसे मैंने कहा कि एक बहुत जिम्मेदार इदारा है, तो उनको इसके जवाब के लिए उनको मौका तो मिलना चाहिए ना, मगर इसके साथ हम बाकी स्टेटमेंट्स मिला के हर चीज को गठबंध नहीं कर सकते। वो बिल्कुल अलहदा मामला है, ये बिल्कुल अलहदा मामला है, इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। अच्छा, आपने खुद ये जिक्र कर दिया कि नादीदा कुव्वतों के खिलाफ बार बार बात होती है। यही बात शहबाज शरीफ साहब ने की। सेनेटर साहब, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा है कि चेयरमैन नैब के ऐलान से नैब की साख को नुकसान पहुंचा है और चेयरमैन नैब नोटिस लें कि किन अनासर ने कोट एंड कोट उनसे गलत नोटिफिकेशन पर दस्तखत कर लिए। सो वंस अगेन जो अभी शाहिद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि आप फिर इस बात को नादीदा कुव्वतों पर, या जो आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनका की तरफ इशारा है कि उन्होंने ये दस्तखत करवा ली है चेयरमैन नैब से। देखिए, मैं बात ये कि ये चीज़ बड़ी अनहोनी है कि नैब के चेयरमैन, मतलब एक चीज़ प्रोसेस है ना कि जी चेयरमैन नैब करता कि जी कर दो, जी चलो जी नवाज शरीफ के खिलाफ इल्ज़ाम है तो इंक्वायरी कर दो, मीडिया रिपोर्ट्स में आइए करे, उसका प्रॉपर चैनल है, थ्रू फिर DG के पास जाती है, फिर 3-4 रैंक्स हैं, फिर जाके प्रेस में जाती है कि जी इसको किया जाए। अब ये चीज़ डायरेक्ट में नैब ने उजरत में और तेज़ी में जाके इस मीडिया साइड में पहुंचा दिए कि ये रिपोर्ट, आप ये रिपोर्ट दे दें। अब इससे फिर सवालात उठते हैं कि आखिर नैब के चेयरमैन को क्या मजबूरी थी कि उसने इस जल्दी में किया, रूल्स को भी बाईपास किया, तो इससे मतलब कोई प्रेशर है ना उन पर। मिनिस्टर साहब जो कह रहे हैं तो इसमें कोई वजन है? आपको इसमें वजन लग रहा है? इब्राहिम हक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। जरूरी नहीं है प्रेशर है, गलती भी हो सकती है, इदारों से गलतियां भी होती हैं, इसलिए उनको मौका मिलना चाहिए अपनी वजाहत करने का। शायद साहब मेरा कहने का मेरा कहने का मतलब ये है कि चेयरमैन साहब अगर कर रहे हैं, उनको क्या हमारे से दुश्मनी क्या है, जो पर रूल्स को बाईपास करके कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी इलवेला है, वो खुद कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, मतलब है अपनी मर्जी से वो या खुद तो उनकी कोई नियत में कोई ऐसी चीज है कि कर रहे हैं, उनसे पार्टी को बदनाम करने की कोशिश। आखिर क्या उन्हें जवाब का मौका मिलना चाहिए ना, उन्हें जवाब का मौका मिलना चाहिए। हम क्या साराई के तहत तो ये नहीं कह सकते कि जनाब प्रेशर होगा, जल्दी करवाई है, आपकी बात, उनको जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। राइट। मैं एक बात कहूँगा, अगर ठीक है उन्होंने कहा, लेकिन जिससे इससे एक साबिक वज़ीर आज़म हमारे पार्टी के लीडर हैं, उसकी जितनी वो जगह नसाई हुई या जो उसको डिस्ग्रेस हुए, वो तो उसका भी तो कुछ जवाब चाहिए। बिल्कुल, अगर उन्होंने ऐसे किया है। मैं आपके पास दोबारा आती हूँ, एक मिनट का इजाजत देते हैं। इब्राहिम हक साहब को भी शामिल करना चाहते हैं। इब्राहिम हक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। चेयरमैन नैब से गलती हो गई है,
क्या मामला हुआ है? ओवर एफिशिएंसी हो गई है या प्री पोल रिगिंग है जैसे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई प्री पोल रिगिंग नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई प्री पोल रिगिंग नहीं है। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर का ओहदा ऐसा होता है कि इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान उनको सूट नहीं करता है। जब भी कोई कंप्लेन आती है तो स्टेज 1 पे कंप्लेन वेरिफिकेशन होती है, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन वेरिफिकेशन और उसके बाद कोई रेफरेंस दायर किया जाता है। उन्होंने कोई रेफरेंस तो नहीं कर दिया, एक कंप्लेंट के हवाले से जिक्र हुआ है, अभी उस पर इन्वेस्टिगेशंस होंगी, फिर जो भी रेफरेंस होगा बात सामने आएगी। तो मैं समझता हूँ बात का बतंगड़ इनको भी नहीं बनाना चाहिए था कि नैब ने ये कर दिया वो। और मरियम बीबी, आप तो प्लीज़ अपने गिरबान में झांके, आपने तो खुद ऑन रिकॉर्ड कहा था कि पाकिस्तान से बाहर तो क्या, मेरे पास पाकिस्तान में कुछ नहीं है, और फिर आपकी अरबों की जायदाद निकलाती है। आप लोगों को बात करनी नहीं चाहिए, आप अपने गिरबान में झांके। और वजीर आजम को इसको प्री पोल रिगिंग कह देना, मेरा मतलब है इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है तो उसके बारे में कुछ भी कहना जो कबल अज वक्त होगा, मैं समझता हूँ इलेक्शन की गर्मा गर्मी है और मामलात, और फिर पहले भी इस तरह के झूठ बोल चुके हैं नून लीग वाले, इसलिए चेयरमैन नैब का ये इस पे बोलना या नैब का इन पे शक करना कोई अचंभे की बात नहीं है। कोई ऐसा बंदा हो जिसका माजी बिल्कुल दागदार हो, जिन्होंने पहले कोई करप्शन ना की हो, और उसके बाद उसके ऊपर बात की जाए तो वो बात बंदा सुन सकता है कि भाई क्यों की गई वक्त से पहले। लेकिन जिन लोगों पे पहले रेफरेंसेस हों, कुछ केस साबित हो चुके हों, कुछ हो रहे हों, और उनको उनकी मनी ट्रेल साबित ना कर सके हों पहले, वो उसके ऊपर कतरी खत लाने की ज़रूरत पड़ी हो, तो उन लोगों के बारे में अगर कोई इस तरह के शुकूक व शुबहात आ भी जाएँ तो वो कोई बड़ी अजीब बात नहीं होगी। उस पर आए हैं, अभी रेफरेंस आने दे, उसका इंतज़ार करें, उसके बारे में किसी को भी कुछ बोलना बड़ा कबल अज़ वक्त होगा। और धांधली का करार दे देना इसको, तो वो तो मुझे लगता है कि ये जो कहते हैं ना हमारे साथ खलाई मखलूक है, मुझे लगता है इनके साथ कोई बालाई मखलूक है जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है इनके जरिए। बलाई, जी हाँ, ये बलाई मखलूक है नून लीग के पास। वक्फा लेते हैं, बलाई मखलूक के बारे में सेटर साहब से पूछ लेते हैं। ये वी विल आस्क यू आफ्टर ब्रेक। कीप वाचिंग टुनाइट्स फेरिया। एंड वेलकम बैक। इब्राहिम हक साहब, वक्फे पे जाने से पहले आपने कहा कि PMLN आपको बलाई मखलूक लग रही है, लेकिन आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था एहसन इकबाल के खिलाफ केस लेके आप जाएंगे अब अदालत में। एहसन इकबाल साहब पर जहाँ हमले की मजम्मत है, वहीं पर साथ ही साथ उन्होंने दो बातें की, और आई थिंक एक उन्होंने आपको कहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं अपना अदालत में जाओ मुकदमा लेकर, सिर्फ मीडिया से क्यों खेल रहे हो। उनका कहना यह है कि मीडिया में खेला जा रहा है, इस बात से सबूत कोई है नहीं। दूसरा एक और ट्वीट उन्होंने किया, एक जनरल ट्वीट किया, उन्होंने कहा जो सिक्योरिटी गार्ड का इकामा रखे उस पर लानत, और जो झूठा इल्ज़ाम लगाए उससे अल्लाह हिदायत दे। सो अगेन ही सीम्स वेरी कॉन्फिडेंट कि ये सिर्फ इल्ज़ाम है। जी इब्राहिम हक साहब, बिस्मिल्लाह। एक तो उनका कामा हमें पता चल गया है कौन सा है, और वो सिक्योरिटी गार्ड वाला कामा नहीं है उनका। मैं इस वक्त वो बताऊंगा नहीं कि वो कौन सा है, बिकॉज हमारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ है। और दूसरा उनके पास जो कामा है वो उससे ज़्यादा ख़तरनाक है जो हम समझ रहे थे कि उनका है, बिकॉज इसके बाद इनको अपनी मनी ट्रेल भी साबित करनी पड़ेगी और भी चीज़ें सामने आ जाएंगी। दूसरा, थोड़ा सा सब्र कर लें हसन साहब। आप ये कह रहे हैं जो सिक्योरिटी गार्ड वाला इकामा था वो नहीं था सही, वो गलत था? नहीं, मैं जो इनका एक इकामा सामने आया ना जी अभी लेटेस्ट, वो कोई और इकामा है, मैं उसकी डिटेल में अभी नहीं जाना चाहता। अभी आप मेरे से ना पूछें तो ज़रा बेहतर होगा, मेरे और मेरे वकील के दरमियान है वो बात, और इनको ज़्यादा इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं, उनको पैगाम दे दें मेरी तरफ से। और वाकई झूठे पे अल्लाह की लानत होनी चाहिए, और जो हक़ाइक़ हैं वो बड़ी जल्द सामने आ जाएंगे। और दूसरी बात है कि सबूत तो ये कह रहे नहीं है, सबूत तो ये आप दे चुके हैं खुद, ये कह रहे हैं कि मेरे पास। उन्होंने तो कहा है कि जो इकामा रखे, उन्होंने जो सिक्योरिटी गार्ड का इकामा रखे उस पर, हाँ उस पर, हाँ दूसरा कामा जो है वो भी जायज़ नहीं है। बात सिक्योरिटी गार्ड के कामे की या दूसरे कामे की नहीं है, बात अकामे की है। आपके पास अकामा है, आपने उसको कबूल किया, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। दूसरी बात यह कि आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया, और आपने कहा कि मैंने उसे डिक्लेयर किया, ठीक है ना। अब वो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, जब डिक्लेयर नहीं किया तो वो क्राइम सरजद हो गया इनसे, और वो अब अदालत के सामने चला जाएगा। सो अब इनको भी पता चल गया है, जो हमारे करीबी हल्के हैं वो भी हमें बता रहे हैं कि बेचारे परेशान हैं। वो कहते हैं मैं तो कंफर्म नाअहल हो जाऊंगा, ये मुझे उनके करीबी हल्के जो है वो बता रहे हैं।
और इसीलिए शायद उनके बहुत सारे बंदे टूट के जो है वो नून लीग तकरीबन सारी जो है वो हमारे पास नारोवाल में आ गई। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ मेरे हल्के की बात है, लेकिन हकीकत ये है कि इनका कामा भी है और इन्होंने डिक्लेयर भी नहीं किया, इसलिए ये क्राइम इनको नाअहल कराने के लिए काफ़ी है। राइट, अबरार हक साहब भी उतनी कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं जिस तरह के एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट की। बट सेनेटर साहब, जो बलाई मखलूक का जिक्र किया अबरार हक ने, ये कुछ लोगों के ये एनालिसिस है कि जहाँ पर इल्ज़ाम लगता है हमारी इस्टेब्लिशमेंट में, वहीं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी है जो पाकिस्तान में खेल रही है। आपको लगता है ऐसा कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी कोई गेम खेल रही है पाकिस्तान में? हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट भी और बहुत सही को होते हैं, इंडिया, अमेरिका, अफगानिस्तान, ये सारे मिलके पाकिस्तान को इस वक्त जो पाकिस्तान एक जियो पोलिटिकल चेंज से गुजर रहा है। पाकिस्तान के पहले कुछ और हैसियत थी, अब कुछ और हैसियत है, और पाकिस्तान इन दी लॉन्ग रन जो है इंशाल्लाह एक कामयाब मुल्क होगा, तरक्की याफ्ता मुल्क होगा। सी पैक की सो देयर इज इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट अपना डिज़ाइन लाने की कोशिश कर रही है और उसके जो हमारे मुल्क में सियासी इंतशार नज़र आ रहे हैं और उसमें इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, उसकी भी इस मुल्क में मोहरे हैं। राइट, हाँ, जो सियासी इंतशार फैला रहे हैं। शाहिद लतीफ़ साहब, ये बात सही है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी कोशिश करेगी हमारे सियासतदानों को भी रीच आउट करने के लिए या दीगर इदारों को भी रीच आउट करने के लिए, उसका सद्देबाब क्या है, उसकी निशानदेही कैसे होगी? इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान बहुत से ममालिक के लिए प्रॉब्लम है और वो कोशिश करेंगे अपना डिज़ाइन यहाँ पर चलाने की, जैसे बलाई मखलूक अभी का अबरार हक साहब ने। देखें, ये ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट आएगी। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इज इन पाकिस्तान ऑलरेडी। ये जो सारे मामले हो रहे हैं, ये जो बयानिया है, PMLN का जो बयानिया है, वो किसके लिए है? ये जो खलाई मखलूक की बातें और ये फरिश्तों की बातें, ये अनदेखी कुव्वतों की बातें, ये किसके बयानिए के साथ मिलता है? हमारे दुश्मन जो है उनका बयानिया क्या है? क्या वो हमारी फौज के पीछे नहीं पड़े हुए? क्या उनको हमारी फौज से जो शिकवे हैं, जो हमारी फौज से उनको दुश्मनी है, उनका बयानिया उसी के मुताबिक वो चलता है ना? और ये जो हमारा बयानिया है, जो हमारी हुकूमत बयानिया बार बार सामने लाती है, ये भी तो आपकी फौज के खिलाफ है। तो जो आपके दुश्मनों के साथ अपना बयानिया में ला रहा हो और दुश्मन जो है वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो, तो बताएं फिर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए ये सब कुछ क्या नहीं किया जा रहा? मगर मैं एक बात बता दूं, ये जिस इस्टेब्लिशमेंट को आप खुश करने की बात कर रहे हैं, मत भूलें उनका कुलिया क्या है। उनका कुलिया ये है कि दोस्त और दुश्मन मुस्तकिल नहीं हुआ करते, मफादात मुस्तकिल हुआ करते हैं। आप हिस्ट्री अपनी उठा लें और देखें जुल्फकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, वो जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के बाद, फिर उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक के साथ क्या हुआ, जनरल मुशर्रफ के साथ क्या हुआ। हमारी तारीख भरी हुई है। और आज बाय द वे ये जो प्रेजेंट हमारी हुकूमत है, इनसे उनका मफाद नहीं है। पाकिस्तान का हर काम जो है उसके अंदर तो फौज है आगे आगे, वो नॉर्थ वजीरिस्तान हो, वो कराची हो, वो बलोचिस्तान हो, वो कोई भी मामला हो, तालिबान का मामला हो, तो अगर उनके मफादात हैं तो वो तो फौज के साथ हैं। आप किन गलत फहमियों में और खुश फहमियों में फिर रहे हैं? अगर इजाजत दे दें इब्राहिम हक साहब, I'll come straight to you, but let me take a quick break. And welcome back. वक्फे पे जाने से पहले इब्राहिम हक साहब, आप ही ने कहा बलाई मखलूक का, और दोनों दीगर गेस्ट ने एग्री किया है कि बलाई मखलूक है पाकिस्तान में। आप आज देखा अचानक लिसानी बुनियादों पे लोग सामने आना शुरू। पिश्तीन कौन है, ये पहले कौन थे, और अचानक इनका सामने आना, फिर ये जो शेख मुजीबुर रहमान का याद आ जाना मियाँ साहब को, और फिर ये देखें कि वो आपने किताब पढ़ी होगी ना, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, जिसमें किसी ऐसे गरीब मुल्क में से लोगों को उठाया जाता है, ज़हीन मगर बददियानत लोगों को, ताकि वो अपने ही मुल्क की इकॉनमी को बर्बाद कर दें ज़्यादा कर्जा लेके, और उस कर्जे को फिर गैर तरक्याती मंसूबों पे इस्तेमाल किया जाता है ताकि उससे फ़ायदा ना हो, रोज़गार में इजाफा ना हो, एनर्जी ना हो, और मुल्क खसारे में चला जाए। और यही हुआ कि आज हमारे डॉलर ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है, और हमारे मुल्क में सिर्फ 3 महीने चलने का सिर्फ बजट रह गया है, और हमारा करंट डेफिसिट बिल्कुल जो है वो शदीद बुरी हालात में जा चुका है। और ये बेचारे जो हमारे तजुर्बाकार अपने आप को कहते थे ये तरक्की का राह पता नहीं कौन सा अलाप रहे हैं, हमारी समझ से बाहर। तो ये सारी बलाई ताकतों का काम है जो हमारे मुल्क में हो रहा है,
और ये आज मैंने कॉन्सेप्ट दिया है और मैंने एक ट्वीट भी मैं भी करने ही लगा था इससे पहले कि ये जो खलाई मखलूक है ना, ये इतनी ख़तरनाक नहीं है जितनी बालाई मखलूक ख़तरनाक है हमारे मुल्क के लिए। खलाई मखलूक तो शायद मुल्क को तोड़ने की बात ज़िंदगी में नहीं सोच सकती, शायद बचाने की ही बात करेगी। बलाई मखलूक जो है ये हमारे मुल्क को तोड़ने की कोशिश करेगी, हमारे मुल्क को नीचे ले जाने की कोशिश करेगी। और नून लीग सिर्फ अपने इक़्तिदार के हुसूल की खातिर किसी हद तक भी जा सकती है इनके बयानिए को पूरा करने के लिए, इनके मकासद को पूरा करने के लिए। तो ये इंतहाई ख़तरनाक अमल है और इस इस्तिलाह को आपसे इल्तिजा है कि हर जगह यूज़ करें ताकि इनका वो नैरेटिव जो है जो इन्होंने अपने लोगों के ख़िलाफ़ दिया है, अपने लोगों के ख़िलाफ़, उसको रद्द किया जा सके और इनका असल चेहरा लोगों के सामने आ सके। बहुत शुक्रिया। राइट, खलाई मखलूक वर्सेस बलाई मखलूक माने तो आप भी हैं, लेकिन अब्रार हक साहब कह रहे हैं वो आप खुद ही हैं। लेकिन सर बलाई मखलूक है या नहीं PMLN, ये इस बहस को छोड़ दें। जो इकॉनमी के हवाले से आपके दावे थे वो तो हमें सच होते हुए नजर नहीं आए हैं। ऐसा इकबाल साहब ने फिर कहा कि हमने अपनी गलतियों से सीखा है, हमें ही दोबारा आना चाहिए। सर कितनी दफ़ा गलतियाँ कर करके आपने इस मुल्क पर सीखना है? देखें ना जी, जब 2013 में इक़्तिदार मिला तो इकॉनमी की क्या पोजीशन थी हमारे पास? अभी क्या पोजीशन है सर? अभी मैं बताता हूँ वो भी चीज़ कैसे है। तो उस वक्त क्या था कि हमारे पास पाकिस्तान डिफ़ाल्टर के करीब था, पाकिस्तान के पास सिर्फ $9 अरब रह गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इतने क्राइसिस के बावजूद हमारे पास $17 अरब हैं और बेयकीनी हम तो $23 अरब पे ले गए थे। फिर बाद में जो बेयकीनी की सूरत हाल है तो सारे लोग वापस ले गए। जो इल्जाम आप पे लग रहा है बार बार, मुझे भी जवाब देने दीजिएगा, इनसे ले लें उसके बाद मेरे पास जरूर आइए। हाँ, फिर स्टॉक एक्सचेंज की बात करूंगा। हमें जब 19,000 पॉइंट पे था और अब इंशाल्लाह ये 53,400 पे गया, 53,400 पे गया। अच्छा, इसका जवाब ले लेते हैं, खत्म हो रहा है। ग्रोथ रेट हमारा क्या था 2.9 से हम 5.8 तक ले गए। ये तो हमारी अचीवमेंट्स है कि जितनी सियासी बेयकीनी की धरने लॉकडाउन के बावजूद इंटैक्ट है। बेयकीनी भी आपने खुद ही कायम की है, किसी और ने तो नहीं की थी। जी देखिए, इनको जो बात कर रहे हैं ना, 2008 में जितना पाकिस्तान पर ना $49 बिलियन कर्जा था, उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उन्होंने लिया $9 बिलियन। हर पाकिस्तान में हो गया 70-75 हज़ार का मकरूज। इन्होंने लिया $30 बिलियन कर्जा, जो पिछली तारीख में नहीं लिया, किसी पिछली पूरी पाकिस्तान की आधी हिस्ट्री में नहीं लिया, जो इन्होंने 5 सालों में लिया। और उसके बाद हर पाकिस्तानी 1,35,000 का मकरूज हो गया हर पाकिस्तानी। सर तो वो आपने करंट जो डेफिसिट है वो एक्सपोर्ट को बढ़ा के पूरा करना था ना मेरे भाई, वो कर्जा लेके तो नहीं पूरा। आपको स्टेडियम बनाने के लिए कौन कह रहा है? आपने ये कल को वापस करना है। मैं घर में एसी लगा लूं, मैं घर में बड़े बड़े पंखे लगा लूं और ये कल को वापस करने मैंने पैसे, तो कैसे आएगा? ये कल को मैंने पैसे वापस करने हैं ना सर। जो सीपैक लाया था वो भी वापस जाने की आपकी इंडस्ट्री सारी मुड़ के, आपकी इंडस्ट्री मुल्क से बाहर चली गई मेरे भाई। बांग्लादेश जैसा मुल्क जो है वो $9 बिलियन जो है उनका वो ऊपर गया है। अब $500 बिलियन पे इंडिया खड़ा है। आप अपने आप को देखें, सच बोलना चाहिए। पाकिस्तान तरक्की नहीं की, आपने आपके दौर में पाकिस्तान मजीद नीचे, बहुत नीचे चला गया कि आज पाकिस्तान उस वक्त तक 6,000 करोड़ का मकरूज था, आज 27,000 करोड़ का मकरूज है पाकिस्तान। मेरे भाई ये पैसे वापस करने हैं हमने। 27,000 करोड़ का मकरूज है पाकिस्तान। ये ना कहीं आवाम को देखिए, आवाम को गलत बात ना बताएं, आवाम को गलत बात ना बताएं। दुनिया की बेहतरीन एक्सचेंज, खुद एशिया की बेहतरीन एक्सचेंज, खुद इसहाकडार साहब इस हवाले से मुतमईन नहीं है। मुफ्ती इस्माइल साहब इसहाकडार साहब की पॉलिसी से मुतमईन नहीं है। अगर 100% तो अब ये रहे कि हमने कुछ किया नहीं, कोशिश की है। शायद लतीफ साहब क्या आधा कर्जा लेके आपने लगा दिया, आधा खा लिया, ये किया आपने। सड़कें बना दी ताकि लोगों को नजर आए, आवाम आदमी, शरीफ आदमी को नजर आए कि हमने काम किया। डिस्कशन हो रही है, किसने ये जो कर्जे वाली बात है। जी मैं अपना कमेंट देना चाहता हूँ। कर्जे के बारे में क्विकली ऐड कर दूं कि जब मैंने ये बात पूछी थी 6,000 अरब थे, 2000 के कर्जे से हमने प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। 6,000 खाली आधा लगा लिया, 2008 में, वापस 2013 में ये 13,000 अरब थे और जब और अब ये 27,000 अरब तक ले गए। यानी पाकिस्तान की तारीख में 2013 तक जो कर्जा हुआ था, ये सिर्फ 5 साल में उसको इसने डबल कर दिया। वो कर्जा कहां गया? जो ग्रोथ है, ऑयल प्राइस नहीं, एक मिनट,
जो ग्रोथ है वो ग्रोथ क्या कर्जों से होती है, और जो डेट है जो आपने कर्जे अदा करने, कर्जे लेके अदा करेंगे। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, आप कर्जे लेके कर्जे अदा नहीं करते। और फिर जो आपका डेफिसिट है, जो खसारा है, क्या अगर आपकी ग्रोथ हुई थी तो तजारत में खसारा होना चाहिए था? ये तो एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए थी। माने इस बात को कि आपने जो कर्जे लिए उसको आपने डेवलपमेंट में के लिए इस्तेमाल नहीं किया, वो कर्जे खा पी गए। ये 11,000 वॉट आप सिर्फ हमारे मुंह पे मारते हैं कि जी 11,000 वॉट हो गए, वो कहां नजर आ रहे हैं 11,000 वॉट? ये सारे का सारा इदादो शुमार की हद तक है। जो कुछ इस वक्त जो इस वक्त मुल्क में लोड शेडिंग का हाल है, हमें वो